जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आप सबकी स्मार्ट स्टडी में धार देने के लिए पुनः स्थापित हो चुका हूँ, आ चुका हूँ। मैं एके सर, आपके परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। चलिए, आज के सेशन में विशेष बातें होंगी, जैसे कि थंबनेल में लगा हुआ है, आप लोग को ज्ञात हो चुका होगा कि भारत के निर्माता, वह संविधान निर्माता, वह भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती, जो कि 132वीं जयंती है, 14 अप्रैल 2023 को पूरा देश बाबा साहब भीमराव रामजी के अंबेडकर का जयंती मना रहा है। इसी के कड़ी में हम आज की विशेष चर्चा लेकर आए हैं आपके बीच। इस पर फोकस डालेंगे कि इनके जीवन शैली, वह दिनचर्या में किस तरह से अपना योगदान दिया और योगदान देने के साथ साथ अपने इस संविधान को बनाने में, देश के निर्माण में किस तरह से योगदान रहा, इस पर हम फोकस डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि इनके नाम को किस तरह से देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि भीमराव रामजी अंबेडकर। जैसे ही इस तरह के नाम आता है, जैसे ही इस तरह के नाम आता है, तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि सर, हमने देखा कि भीमराव जो है माता के नाम से मिलता है, माता के नाम से लिया जाता है भीमराव। यूँ कि माता का नाम देखते हैं भीमा बाई रहता है, और भीमा बाई हम देखते हैं कि भीम राव से मिलता है। साथ ही साथ एक तरफ हम देखते हैं राम जी, राम जी पिता के नाम से मिलता है। आप लोग राइट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, 20 मिनट आधा घंटा लग सकता है, तो मुझे कार्य होगा कि मिटा मिटा कर लिखना होगा, इसलिए पहले कॉपी और कलम लिख कर बैठिएगा। कंटेंट ज़्यादा है और ये हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे दोस्त, इन्होंने लगभग कितनी किताबों पढ़ी थी ये भी तो बताएंगे। जब शुरुआती में इनके कमरा में, इनके लाइब्रेरी में जाया गया, तो देखा जाता है कि 8000 किताबें थी। मृत्यु के दौरान कितनी किताबें थी बीच में बताते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ इनकी खान पान में क्या ये यूज करते थे, क्या प्रयोग करते थे, क्या खाते थे, इनकी दिनचर्या क्या थी, उससे हमको सीख लेनी चाहिए। इसकी भी बातें होंगी। आप धैर्य बना के इस वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं सर, पिता के नाम से, पिता के नाम से मिलता है, तो सर पिता का नाम क्या होता है? तो देखते हैं कि राम जी, राम जी मोलॉजी, मोलॉजी मोलाजी सतपाल, पिता के नाम से। यानी कि राम जी जो आता है पिता के नाम पर मिलता है, जबकि वहीं अगर देखा जाए महत्वपूर्ण बनाता है, एक पहचान बनाता है। यहाँ पे देखेंगे अंबेडकर है सर, अंबेडकर है। और देखते हैं कि अंबेडकर, अंबेडकर नाम किससे पड़ता है? तो इनके गुरु रहते हैं, गुरु जिनका नाम रहता है कृष्ण केशव अंबेडकर। और कृष्ण केशव अंबेडकर जी ये नीच जाति के नहीं थे, ये ब्राह्मण जाति के सर क्या थे? ब्राह्मण जाति के थे। किंतु डॉक्टर अंबेडकर की तेज तरारता देखकर, डॉक्टर अंबेडकर की तेज तरार देखकर, बुद्धिमत्ता को देखकर, वह इस बालक से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। तब इन्होंने क्या किया, कहा कि आप वो छोटे कास्ट के जाति में जन्म हो लिए हैं, लेकिन आपके इस चालाकी का, इस बुद्धिमत्ता का कोई अपमान करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने अपना ही नाम इनको दे देते हैं, गुरु अपना ही नाम। ये भी तो ब्राह्मण जाति के थे, इनके घर, अपने घर इनको बुलाते थे, खाना पर खिलाते थे, सब कुछ करते थे। इन्होंने नाम रखा कि भीमराव रामजी अंबेडकर रखा। गुरु का नाम होता है कृष्ण केशव अंबेडकर।
राइट, इतना जान गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पिता का नाम लिख लिए, माता का नाम लिख दिए, जन्म की बातें होंगी। और आप लोग शायद जानते होंगे कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन किस वास्तविक देखा जाए किस राज्य से इनका संबंध था, ये सब आप लोग शायद जानते होंगे, लेकिन बताने का प्रयास करें कमेंट करके। इनका जन्म तो होता है 1800 देखा जाए 91 में, और जन्म होता है एमपी में। और एमपी में जैसे होता है तो इनको हम महू जिला के महू कैंट में होता है। क्यों सर, कैंट की बातें किस तरह से आती है, इसकी भी बातें होंगी, देखेंगे। तो हम देखते हैं कि महू कैंट में इनका जन्म होता है, लेकिन इनका वास्तविक अगर देखा जाए गांव, वास्तविक अगर निवास देखा जाए, वास्तविक अगर ग्राम देखा जाए, तो इनका वास्तविक ग्राम कहाँ था सर, तो इनका वास्तविक ग्राम था सतारा। और जैसे सतारा कहें सर, आप सीधे भागे कहाँ, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में इनका वास्तविक घर था। जबकि महाराष्ट्र के बजाय एमपी की जैसी बात आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या ध्यान रखिएगा, लिखिएगा कि इनके जो पूर्वज थे ना सर, पूर्वज, इनके पूर्वज जो थे ईआईसी जैसे कहते हैं, ईआईसी जैसे कहते हैं, ईआईसी जैसे कहते हैं, तो हम कहते हैं सर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में इनके पूर्वज ही क्या थे, सेना में रहते थे। और जैसे सेना में रहते थे उनके पूर्वज, इनके पिता भी सेना में शामिल हो जाते हैं, शामिल रहते हैं। और उस सेना में इनके पिता की बात देखा जाए तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इनके पिता पर फोकस करते हैं सर। देखते हैं कि इनके पिता जो सेना में थे, सेना में सूबेदार थे। और सुविधार के कारण अगर अंबेडकर की बेसिक एजुकेशन की बात करें तो, बेसिक एजुकेशन के बात करें तो तभी इनको स्कूल का रास्ता मिल पाता है, नहीं तो महार जाति के रखने वाले संबंध यहाँ कहाँ मिलता, नहीं मिलता। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि आगे बढ़ते हैं, मोस्ट टॉप पॉइंट आएगा तो देखते हैं। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप सब इनको टाइप कर लिया होंगे। और आगे हम बढ़ते हैं तो इनकी शिक्षा पर हम प्रकाश तो डालेंगे ही, लेकिन इनकी पत्नी पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। शिक्षा हम देखेंगे, अठारह की बात है। अब देखेंगे सर, एक तरफ ना, अभी नहीं देखिएगा, 1891 और फिर दोबारा जाएंगे 1894। घटना क्या होगी कि सर एक तरफ जो 1891 में इनका जन्म होता है, तो वहीं 1894 के समय इनकी माता का क्या होता है, एक तरफ देहांत होता है। दुर्भाग्य देखिए, माता का देहांत होता है और 94 में पिता का रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायर्ड होते हैं। दो तरफ कंडीशन देखते हैं। उम्र रहती उस टाइम 3 साल, उम्र रहती है 3 साल। पिता कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दूसरी शादी करते हैं, ताकि बच्चा का पालन पोषण हो सके, और पालन हेतु हम देखते हैं कि दूसरी शादी करते हैं। अगर देखा जाए तो भाई बहनों में 14 में से ये देखा जाए तो अंतिमवे थे, और तीन ही भाई बहन इसमें इनके बच्चे थे। एक बड़े भाई थे, एक बहन थी, और ये थे। ठीक, अब देखेंगे इन्होंने सोचा, क्या सोचा कि 3 साल की उम्र में अभी बहुत अबोध थे, तब तक पिता रिटायर हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 5 साल 6 साल 7 साल के होते हैं, तो इनको अब स्कूली शिक्षा, बेसिक शिक्षा देना प्रारंभ किया जाता है। अब देखेंगे उसी उम्र से पिता को अब क्या मिलेगा, तो हम देखेंगे तो पिता को अब पेंशन ही तो मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। और पेंशन से एक तरफ घर का खर्चा चलाना, तो दूसरी तरफ बेटे का बोले तो पुत्र का शिक्षा दिलाना, वह अन्य कार्य करना। लेकिन
पिता इससे विवश नहीं होते हैं, लाचार नहीं होते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की बुकें इनके हाथों में थमाते हैं, जबकि दूसरी तरफ विलियम शेक्सपियर की विलियम शेक्सपियर की एक बुक आती है ड्रामा। यहाँ ड्रामा उनको हाथों में समा देते हैं। इनके पढ़ाई में 1% तक की कमी का प्रयास नहीं करते हैं इनके पिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 1 सेकंड के लिए बातें याद होंगी कि एक दिन के लिए घर से चोरी भी करते हैं, और बटुए में चोरी करते हैं तो उस बटुए में लगता है इनको बहुत पैसा है, क्योंकि दूसरी माँ का आना इनको शोभा नहीं दिया और ये मुंबई के लिए भागने के लिए तलाश में लगते हैं। घर से बटुआ के चोरी करते हैं, उस बटुआ में जानते हैं कि बहुत पैसा होगा, लेकिन घर से बाहर जाते हैं, देखते हैं तो उस समय मात्र आधा आना पैसा रहता है। सोचते थे कि पिता सेना में थे, रिटायरमेंट हुए हैं, पैसा बहुत होगा, लेकिन कंडीशन देखते हैं वहीं पे उनके एक चीज जमती है। और यहाँ पे देखते हैं कि अंबेडकर के दिलों में आघात पहुँचता है कि जिस तरह से मैं सोच रहा था कि मेरा परिवार धनी होगा, अमीर होगा, आज तो गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नहीं, तो कहती नहीं, मुझे भागना नहीं है, इस परिवार का ख्याल रखना है, इस परिवार की गरीबी को मिटाना है। फिर रिटर्न होते हैं और आते हैं। चलिए देखते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि इसमें भी आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। उसके बाद हम दूसरी पॉइंट देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अंबेडकर के द्वारा क्या क्या चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है, प्रदान होता है और मशहूर किस तरह से होते हैं। चलिए ठीक है, हम सर बेसिक शिक्षा की बातें कर रहे थे, और जैसे ही बेसिक सर एजुकेशन आता है तो हम देखते हैं कि पिता इनको प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं। वहाँ भेजते हैं जहाँ एक तरफ अगर स्टूडेंट हैं तो दूसरी तरफ टीचर। पता नहीं किस मिट्टी के बने स्टूडेंट की बातें छोड़िए, टीचर भी इनके साथ हम क्या देखते हैं कि भेदभाव करते हैं, भेदभाव दोनों करते हैं। बच्चे इनके साथ नहीं बैठते, बच्चे इनसे बात नहीं करते। इतना ही नहीं, शिक्षक भी इनसे सवाल नहीं पूछता। एक बार की घटना है, जब स्कूल में जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर, पूछा जाता था कि 5 और 7 कितना होता है, बार बार पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है, जवाब कोई नहीं देता है। ये बार बार हाथ पीछे से हाथ उठाते हैं। कहा जाता है कि ये सर 12 होता है, हाथ उठाते हैं, लेकिन उसे पूछा नहीं जाता है। शिक्षक द्वारा पता नहीं किस पत्थर का बना उसका ये चीजें हृदय कहता है कि आपको इतना सहूलियत दे दिया गया कि आप इस विद्यालय में हैं, वह केवल आपके पिता के सेना में भर्ती होने के कारण, सेना में सेवा देने के कारण, इसलिए आपको यहाँ स्थान मिल रहा है। आप चुप रहिए, बस इतना ही गनीमत समझिए। कहते हैं खड़ा होकर, सर हमसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि 7 और 5 कितना होता है, मुझे पता है कि 12 होता है। इनको बहुत पनिशमेंट दी जाता है। उस बेसिक शिक्षा की बात कर लिया जाए तो उस बेसिक शिक्षा की बात जब करता है तो कहता है मेरे दोस्त कि अगर स्कूल के जो चपरासी था ना सर, चपरासी गर्मी के सीजन में वह पानी जो था, बिहारी भाषा में ढारना यानी कि देना, उसको देते थे तो अजूरी से पीते थे ताकि इनका टच ना हो सके। अस्पृश्यता का अंत किस तरह से समाप्त हो, अस्पृश्यता उस टाइम इतना दिखाई दे रहा था, छुआछूत भेदभाव। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका नियम रहता है कि चपरासी नहीं तो पानी नहीं। अगर चपरासी जिस दिन नहीं आया उस दिन बिना पानी ही आपको पीना होगा। पानी पिलाएगा कौन जब तक चपरासी नहीं आया। इस तरह का समस्याओं का देख इनके सामने दिलों को आघात पहुंचता है।
हमें भी पहुंचता है। देखा जाता है कि इस मुश्किल का परिस्थिति में उठकर एक राष्ट्र निर्माण करता है और देखते हैं किस तरह से देश के निर्माण में यह अहम योगदान निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ये सब लिख लिए होंगे टू द पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आगे घर पे आते हैं, पिता से बोलते हैं कि हम पढ़ने नहीं जाएंगे, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। पिता ने यहाँ पे एक मिसाल दिया, सूत्र दिया, मंत्र दिया। क्या देखा, देखते हैं सर कि जब मंत्र बोलते हैं यानी कि पिता बोलते हैं, पिता ने कहा, पिता से बोला जाता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। अब जब नहीं जाएंगे तो पिता के द्वारा क्या किया जाता है, कहते हैं यही तो बात है, इसी समाज को, आप जिस सोसाइटी में जी रहे हैं इसी समाज को तो क्या करना है, बदलना है। ब्रेन वॉश किया जाता है डॉक्टर अंबेडकर को, और डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझते हैं, बारीकियों से समझते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। 1897 में हम देखते हैं कि सीधे पहुंचते हैं मुंबई, और मुंबई देखते हैं हाई स्कूल से टॉप होते हैं, और इस तरह से घटनाएं इनकी जिंदगी की, इनकी लाइफ की शुरू होती है। देखेंगे इसे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट, जो आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंस होगा ही, आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भी मजबूत करने का प्रयास करेगा, प्रेरणा स्रोत बनेगा। तो हम देखते हैं 1897 की घटना। अठारह सौ संतानवे की घटना को हम प्रयास करेंगे। कि एक तरफ हम देखते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो स्कूली शिक्षा रहती है किस तरह से इसमें चेंजिंग होता है, और साथ ही साथ इनके द्वारा हम की बता रहे थे कि 1897 में ये जैसे ही मुंबई पहुंचते हैं, उस टाइम मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था, अब मुंबई चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये इसका खर्चा देख रहे थे ना, पिता के पेंशन, मात्र पिता के पेंशन। आप लोग राइट डाउन करते रहिए, आप लोग राइट डाउन करते रहिएगा मेरे दोस्त, कि जैसे कि परिस्थितियाँ किस तरह से बनी रहे। स्कूल रहता है एलिफेस्टन, एलिफेस्टन जो स्कूल रहता है, हाई स्कूल रहता है, और वहाँ हाई स्कूल से देखते हैं, हाई स्कूल से ये क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और इतना ही नहीं, पढ़ाई करने के दौरान यहाँ पे देखते हैं कि टॉप भी आते हैं। ठीक है, 1897 में इनकी स्कूली शिक्षा तो बन जाती है। आगे बढ़ते हैं तो इनकी शादियाँ भी हो जाती हैं, और शादी उम्र में होता है, उस उम्र में जहाँ समझदारी की बातें ना होती हो, यानी कि 1906 में ही इनकी क्या होती है, शादी कर दिया जाता है। और शादी की बात जैसे घटना आती है तो उस टाइम उनकी उम्र था मात्र 9 वर्ष। 9 वर्ष की उम्र में हम देखते हैं कि रामाबाई के साथ क्या होता है, रामाबाई के साथ शादी होता है, शादी होता है रमाबाई। किंतु दुर्भाग्य भी इनके साथ छोड़ता नहीं है, दुख भी इनके साथ छोड़ता नहीं है। और देखते हैं कि 1935 व 1936 के दौरान यहाँ पे इनकी पत्नी का क्या होता है, 35 में ही, 1935 में यहाँ देखते हैं कि पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे, फिर इन्होंने देखते हैं कि अंत में जाकर 1948 के दौरान एक महिला से शादी करते हैं, एक जिनका नाम रहता है सविता अंबेडकर होते हैं। और देखते हैं कि इस तरह से इस सविता जो थी डॉक्टर तो थी ही, और साथ ही साथ ब्राह्मण जाति के थी, और इनसे शादी करते हैं 1948 में, जिनकी मृत्यु हो जाती है 2003 में मृत्यु होता है इनका। राइट, चलिए
आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, आप उम्मीद करते होंगे मेरे मित्र स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, राइट डाउन कर लीजिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इनकी शादी हो गई, मृत्यु हो गई, इनके पत्नियों का 2 शादी करते हैं, पिता भी 2 शादी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इनके शिक्षा पर, और शिक्षा से रिलेटेड जो पॉइंट्स बनेगा हम देखने के प्रयास करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। यानी कि हम चलते हैं अब इनके शिक्षा में, और शिक्षा पर किस तरह से इन्होंने पैर जमाया वहाँ देखने के हम प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे से इन्होंने बीए किया, आर्ट्स किया। इसके साथ हम देखते हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय से, कोलंबिया विश्वविद्यालय से हम देखते हैं कि एमए किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया, और साथ ही साथ पीएचडी भी किया। इतना ही नहीं, लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स, लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से यहाँ पे देखते हैं कि एमएससी क्या करते हैं, एमएससी, और साथ ही साथ एमएससी के बाद हम देखते हैं कि डीएससी, डीएससी बोले तो हम देखते हैं मास्टर ऑफ साइंस वर्ड, डीएससी के डॉक्टरेट ऑफ साइंस के यहाँ पे क्या करते हैं, कोर्स किया, शिक्षा लिया। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इनके पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, तो इन्होंने PSIR, जिसे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं, इसके साथ सोशल साइंस, इसके साथ सोशल साइंस के साथ साथ इकोनॉमी से इन्होंने तमाम डिग्रियां एजुकेशन प्राप्त किया था। आगे हम पहुंचते हैं, एक दिन की बात रहती है कि इनके एक अनुयायी जॉन गुथेर, क्या है, जॉन गुथेर, इनके अनुयायी जॉन गुथेर नाम के व्यक्ति इनके लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं क्या घटना घटती है। नाम रहता है जॉन गुथेर। सर, जॉन गुथेर पहुंचते हैं तो इनकी स्टडी जो रूम होता है, स्टडी रूम में देखते हैं क्या घटना घटती है कि इनके स्टडी रूम में 8,000 बुकें थी। लेकिन कहा जाता है कि मृत्यु के दौरान इनके लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी, 35,000 किताबें थी। नाम इतना नहीं, अब शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं कि इनका लगाव, वह पसंदीदा चीज़ें, तो यहाँ पे देख लेंगे। अगर इनका लगाव जो था, इनका लगाव था, तो देखते हैं कि कुत्ता पालना वह बागवानी था। एक बार की बात है, कुत्ता इनका डेथ कर जाता है। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर फुट कर रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो इस तरह की इनकी भावनाएं जो थी जुड़ी हुई थी। उसके बाद एक चीज़ की बात और है कि इनके एक अनुयायी और रहते हैं, जब स्टडी रूम में इनके रात्रि को पढ़ते थे तो उस टाइम जाके इनके पैर छूते हैं, और पैर छूते हैं इतने आगोश में, इतनी दृढ़ता के साथ, अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे थे। तो जैसे वो पैर छूते हैं, वो कहते हैं, टॉमी परेशान ना कर, देख रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। यानी कि इनको इतना आभास नहीं हुआ
कि कोई व्यक्ति हमारा पैर छू रहा है कि कोई मेरा डॉगी है। इस तरह से ध्यान होके स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, राइट। इनके अगर शिक्षा किस तरह से लेते थे, किस तरह से दिनचर्या था, इस पर इम्पोर्टेंस बनता है। हम देखने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, इनकी जीवन शैली, दिनचर्या क्या था। दिनचर्या पर फोकस करते हैं तो देखते हैं क्या है सर, कि इनका दिनचर्या तो था एक तरफ कि रात में पढ़ाई करना, रात में पढ़ना, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह में रात तक पढ़ना, रात तक पढ़ना था, रात तक पढ़ना। सुबह में मात्र कितना, तो 2 घंटा सोना, साथ ही साथ सोकर उठने के बाद क्या करते थे, तो वह व्यायाम करते थे, व्यायाम करते थे। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट बातें किया जाए, व्यायाम के बाद स्नान करते थे, और स्नान के बाद कुछ नाश्ता करते थे, और नाश्ता में क्या क्या खाते थे ये भी देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे मेरे दोस्त। नाश्ता में सबसे पहले हम देखेंगे तो बाजरा की छोटी सी रोटी, थोड़ा सा चावल, दही, 3 टुकड़ा मछली। उसके बाद ये मूली वह हरे पत्तेदार सब्जियों पर बहुत आशिक थे और बहुत मज़ेदार से खाना भी बनाते थे, राइट। तो इस तरह से इनकी दिनचर्या थी। और यहाँ टुकड़ा खाने के बाद, मतलब ये खाना नाश्ता करने के बाद क्या करते थे, तो कोर्ट जाना, कोर्ट चले जाते, लॉयर थे, कोर्ट चले जाते थे। उसके बाद आने के बाद कोर्ट से लौटने के बाद क्या करते थे, तो हम देखते हैं जामा मस्जिद के गलियों में, ये BBC की बातें हैं। हमने लगभग 4-5 किताबें पढ़ने का, अध्ययन करने के बाद यहाँ आपके बीच लाया हूँ कि जो महत्वपूर्ण बातें जो आप तक नहीं पहुँचती हो, पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। तो जामा मस्जिद की जो गलियाँ थी, और गलियों में किताबों का ढेर हुआ करता था, और किताबों का जो ढेर हुआ करता था, इसमें इनकी डेली का दिनचर्या था कि डेली अपने किताब खरीदने पहुँचते थे, और रात भर में पढ़ने के बाद फिर दूसरे दिन वही कार्य करते थे। इनका दिनचर्या इसी तरह था सर। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस तरह से आप इनसे सीख ले सकते हैं कि मात्र वह व्यक्ति 2 घंटा कैसे सो पाते थे। हम लोग यहाँ देखते हैं कि 10 घंटा 8 घंटा सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं होती है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो फिर हम डेट वाइज आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखने के भी प्रयास करेंगे। एक घटना घटती है, एक घटना घटती है जिसका नाम रहता है, घटना का एक महान व्यक्तित्व रहते हैं, उस महान व्यक्तित्व का नाम रहता है दादा कुलस्कर। और दादा कुलस्कर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जब सामाजिक कार्यकर्ता थे तो एक बार की घटना याद आती है। सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने अपने किताबें लिखी थी, और ये बुद्ध से यानी कि बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, क्योंकि इसी पर इन्होंने एक बुकें भी लिखी थी। एक बार की बात है मेरे दोस्त, काका कुलस्कर एक पार्क में जाते थे व्यायाम करने, वहाँ टहलने के लिए। एक देखते हैं कि एक बालक जो है उस पार्क में, नोटिस करते थे कि उस पार्क में हमेशा डेली प्रतिदिन क्या करता है, तो पढ़ने आता है। और जब पढ़ने आता है तो देखा जाता है, नोटिस करते हैं, तो इससे कहते हैं कि अरे पुत्र, अरे बालक,
तुम क्यों नहीं लाइब्रेरी चले जाते हो? लाइब्रेरी क्यों नहीं चले जाते हो? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा जाता है कि मैं नीच जाति का हूँ, नीचे कुल का हूँ, इसलिए वहाँ के लाइब्रेरियन जो है हमें एंट्री नहीं दे सकता है। इस तरह की जब बातें आती हैं काका कलस्कर के, तो इनको हेल्प पहुँचाने के लिए, मदद पहुँचाने के लिए बड़ौदा के महाराजा के पास पहुँचते हैं इनको लेकर, और किस तरह से अहम भूमिका होती है इसकी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चलिए आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे मिटाते हैं और हम बात करते हैं, चलते हैं बड़ौदा के महाराजा के पास और किस तरह से बातें होती हैं हम देखने का प्रयास करते हैं। वहीं सर बड़ौदा अभी जो गुजरात में है, और वहाँ के जो महाराजा रहते हैं, वहाँ के महाराजा के द्वारा, वहाँ के महाराजा के द्वारा हम देखते हैं कि इनको कुछ सहायता प्रदान किया जाता है, उनको सहायता प्रदान किया जाता है, और सहायता प्रदान करने का आशय ये होता है कि डॉक्टर कलस्कर के सहयोग से, डॉक्टर कलस्कर के सहयोग से एक चीज यहाँ पे लिखेंगे कि जो महाराजा थे बड़ौदा के, संजिया, हाँ मिस्टेक हो रहा है, सयाजी राव नाम रहता है इनका, देखेंगे नाम में थोड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है, सयाजी राव, और ये सब थर्ड थे। इनके द्वारा जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, तो कहा जाता है कि इनके द्वारा जो छात्रवृत्ति होगी पर मंथ 25 रुपये, मात्र 25 रुपये पर मंथ मिलेगा, और इनको देखते हैं कि कोलंबिया जाने की परमिशन मिलती है, आज्ञा मिलता है। लेकिन सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य की बात, इनकी पढ़ाई भी तो पूरी हो जाती है 1917 में, इसलिए इनको वापस आना पड़ता है, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना चाहते थे, ये संस्कृत पढ़ना चाहते थे, किंतु इनको कहा जाता कि आप छोट जात के हैं, छोट कुल के हैं, आपको संस्कृत कैसे पढ़ाया जा सकता, तो पार्शियन पढ़े थे, और पार्शियन पढ़ने के साथ साथ इनको 9 भाषा का ज्ञान था। डॉक्टर अंबेडकर को 9 भाषा का ज्ञान था। 1918 में फिर गायकवाड़ राजा के पास पहुंचते हैं और देखते हैं क्या कि इनके यहाँ 1918 में इनके यहाँ नौकरी करने लगते हैं, दोनों भाई नौकरी करने लगते हैं। इनके बड़े भाई वह डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद देखते हैं तो देख रहे थे कि बड़ौदा के महाराजा, हम क्लास देख रहे थे कि एक तरफ बड़ौदा की महाराजा के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को 25 रुपया पर मंथ से छात्रवृत्ति मिलती है कोलंबिया पढ़ने के लिए। तो वहीं एक तरफ पढ़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई। किस तरह से सर, देखेंगे कि कहता है कि 1946 की बात करता है, हु आर द कास्ट, शूद्र, शूद्र क्या है और शूद्र कौन है, किसकी बातें कहा गया है इस किताब में। फिर देखते हैं 1917 में कास्ट इन द इंडिया,
भारत में देखा जा रहा है कि जो कास्ट है किस तरह से देखा जाता है। उसी तरह और भी किताबें इनके द्वारा लिखा गया, जैसे कि 1997 में लिखा जाता है नीडल्स इन द हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदू के किस तरह से इसमें भेदभाव पूर्वक समाज गंदी नजरियों से देख रहा है, इसकी बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 36 में निकलती है इनकी बुकें एनिडिलेशन ऑफ कास्ट, और इस तरह से देखते हैं कि कास्ट के लेकर किस तरह से इनकी बातें होती हैं। ओरिजिन ऑफ द अनटचेबल, यानी कि छुआछूत की जो विधि है किस तरह से इनके साथ घटना घटती है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि इस सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं आप ले सकते हैं, राइट डाउन आप लोग कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्रवेश करते हैं कि भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका किस तरह से रहती है, वहां देखने के प्रयास करेंगे। अब एक चीज देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा सर। देखिएगा क्या देखेंगे क्या कि एक तरफ हो भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की देखा जाता है एक तरफ, तो भारतीय संविधान के जनक तो कहा जाता है इनके, लेकिन भारतीय संविधान के जनक के साथ साथ अगर पूछे कि जननी किसने कहा था, तो आप कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त, जननी किसने कहा था। भारत के संविधान की जनक तो हैं, लेकिन जननी की बात की दोनों अगर देखा जाए तो केवी राव जी हुआ करते थे। केवी राव जी हुआ करते हैं और बताते हैं इनको कि भारतीय संविधान के ये पिता तो ही हैं और साथ ही साथ माता भी यही हैं, यानी कि जनक यही हैं और साथ ही साथ जननी यही है। नाम रहता है, लिख लीजिएगा, केवी राव, इनके द्वारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो सॉरी, तो इस तरह से देखेंगे। अब राइट डाउन करते रहिएगा, आगे स्पेस नहीं है। तो हम पढ़ते हैं कि संविधान के लिए 1946 में जैसे कैबिनेट मिशन आता है, और जैसे कैबिनेट मिशन आता है दो बातें कहता है। एक तरफ कहता था क्या, कहता है कि 389 वाली जो सदस्य होगी ना सर, संविधान सभा चलाएगी, संविधान सभा चलाएगी, गठन किया जाएगा, उसके सदस्यों का गठन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कहता है कि जब तक आपका संविधान बनकर नहीं तैयार होता तब तक 14 सदस्य वाली सरकार चलाएगी, ये बातें कहता है। इस पर डन हो जाता है और संविधान की हम देखते हैं, संविधान की सभा की रचना प्रारंभ हो जाता है। तो जब रचना प्रारंभ होता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या होते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं, इसमें चुनाव होता है। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, तो यहाँ पे चुनाव होता है, और चुनाव के लिए डॉक्टर अंबेडकर जो थे, हम देखते हैं कि चुनाव लड़ते हैं बम्बई से। उस टाइम बम्बई कहा जाता था, और बम्बई से चुनाव लड़ते हैं पूरी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ। इनको लग जाता है इतना कार्य करने के बाद समाज इतनी गंदी नजरियों से देखता ही नहीं, कि इनको लग जाता है इन लोगों को कि किसी भी हर हाल में पार्लियामेंट्री में इनको जाने नहीं देना है। बुरी तरह से ये लोग टूट पड़ते हैं इनके तरफ, और चुनाव को क्या कर देते हैं, हार का सामना करना पड़ता है, हरा देते हैं। यहाँ फिर डॉक्टर अंबेडकर वो जानते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कहाँ हार मानने वाला इंसान कहता है कि ठीक है, हमने एक जगह से तो हारा, दूसरी तरफ जाते हैं, वहीं बंगाल साइड क्या चलते हैं, तो एक तरफ क्या चलते हैं, बंगाल के साइड चलते हैं। और जैसे ही बंगाल में जाते हैं वहां पे मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता के आधार पर वहां पे चुनाव होता है, और मुस्लिम लीग इनको क्या करती है, जिताती है, बहुमत से जीत हासिल कर देती है, वहां के फिर मेंबर बन जाते हैं। फिर विडंबना साल भर के बाद होती है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, तो ये जो बंगाल का क्षेत्र था सर, ये पूर्वी पाकिस्तान था,
पूर्वी पाकिस्तान था। अब ये बंटने के बाद, भारत और पाकिस्तान बंटने के बाद हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान में चला जाता है सदस्यता। फिर इनकी भाई तो ये तो जाएंगे नहीं, ये तो जाएंगे नहीं। अब बंटवाने होने के बाद देखिए कंडीशन क्या होता है, आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही उसी में से जन्म एक बालक महार जाति का आज बुलंदियों को किस तरह से जाता है। देखेंगे सर, जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से हम बात करते हैं भारत की, और भारत में हम इस तरह से देखते हैं, भारत में हम इस तरह से देखते हैं कि जो इस तरह का जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ का जो क्षेत्र हुआ था, बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहीं पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान बन जाता है, बंगाल का क्षेत्र, और वहाँ पे चुनाव इनका रद्द हो जाता है। यानी कि अब अलग से गठन करने की मांग होती है। फिर विडम्बना उत्पन्न होता है कि संविधान की एक तरफ रचना करनी है, और गांधी वह अन्य पार्टियों को अब लग जाता है कि बिना संविधान में सभा में डॉक्टर अंबेडकर के रहना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि अनिवार्य होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो संविधान सभा के, अगर देखा जाए संविधान के सबसे समझदार व पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिनका नाम था, आप लोग जानते होंगे, BM राव, बनेगल नरसिंह राव। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे भूमिका निभाने के लिए आते हैं। सर्दी हो गया है थोड़ा, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि BN राव जी, BN राव जी देखते हैं कि आते हैं, और उस टाइम जब आते हैं परमिशन देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं, अब कहते हैं कि इनको बम्बई से क्या होना चाहिए, सदस्यता मिलनी चाहिए। और BG खेर जी को, ये क्या करते हैं, BG खेर को ये दबाव बनाते हैं, और वहाँ के जो PM था, पहले PM हुआ करता था क्षेत्र का, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और दबाव बनाने के बाद मुंबई के MR जयकर जी को, क्या नाम रहता है, मुंबई से जो चुनाव पर लड़े रहते हैं, MR जयकर, और MR जयकर जी को कहा जाता है कि आप अपना सदस्यता त्यागिए, ताकि यहाँ के सदस्यता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर आ सके। फिर एमकर, अगर जयकर जी है, सदस्यता क्या करते हैं, त्याग देते हैं, और त्यागने के बाद यहाँ पे सदस्यता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर बनते हैं, अब देखेंगे MR जयकर की बात किया जाए तो मुकुंद राव जयकर नाम था, मुकुंद राव जयकर इनका नाम था, और ये सदस्यता दे देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता हो जाती है। इतना मेहनत करने के बाद संविधान सभा में इस तरह से बातें होती हैं। एक चीज कहा जाता है कि जब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं तो डर के मारे कोई इनसे सवाल नहीं पूछता है, जवाब नहीं करता। वो जानते थे कि इतने पढ़े लिखे हैं और अच्छा से जवाब दे देंगे। साथ ही साथ अगर गलती भी बोल दिए तो किसी की हिम्मत तक नहीं करती थी कि उनसे ये कहें कि नहीं गलत है, वो जानते थे कि सही है। इस तरह से घटनाएं इनकी थी। इतना ही नहीं, अगर उससे लेवल की देखा जाए, पढ़े हुए सूझबूझ के संविधान सभा में, तो एक ही मात्र थे जिसे परामर्शदाता भी कहा जाता है, बेनेगल सिन्हम राव, जिसे हम बेनेगल राव को कहते हैं, जो परामर्शदाता के रूप में जाने जाते हैं, परामर्शदाता के रूप में जाने जाते हैं। अब देखेंगे सर, यहाँ पे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी की इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्ष बनाने के बाद भी BN राव कुछ नहीं बनते हैं, लेकिन भूमिका अदा करते हैं, वह सहयोगी के रूप में निभाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बनेगा, और मात्र 15 से 20 मिनट में हम और सेवा समाप्त कर देंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में किस तरह से भूमिका अदा करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखेंगे यहाँ पे कि 1931
1931 में, यानी 1931 नहीं 30 मानिए, 1931 मानिए और 1932 मानिए, 3 गोल में सम्मेलन होता है। 3 गोल मेज सम्मेलन होता है और तीनों गोल में सम्मेलन में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछ देगा कि गांधी कहते हैं कि गांधी द्वितीय में होते हैं और द्वितीय में होते हैं, और इस यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर व गांधी के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे गोल में सम्मेलन हो रहा था मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में यूके में, और एक तरफ हम देखते हैं कि मैकडोनाल्ड बैठा हुआ है, दूसरी तरफ गांधी, दूसरी तरफ देखें तो देश विदेश के नेता लोग वहां पूछते हैं और जवाब सवाल गांधी से कोई बात करने का हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर तथ्यात्मक के साथ, एकदम तथ्य के साथ जवाब देते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस तरह से गांधी को यहाँ पे सवाल जवाब करते हैं। किसके लिए? भारतीय या जो जनमानस के लोग रहते हैं, अछूत्र लोग रहते हैं, दलितों के लिए ये मांग उठाते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और इस तरह से इनकी भी दोनों के बीच बातें होती हैं। और एक यहाँ देखते हैं कि इतना ही नहीं, अगर पूछ दे कि इनके सिवा अगर तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र थे, तो आप लोग जानते होंगे प्रयागराज में रहते हैं तेज बहादुर सप्रू का नाम सुने होंगे, उनके नाम से एक हॉस्पिटल भी है प्रयागराज में, तो तेज बहादुर सप्रू भी इसमें शामिल होते थे, लेकिन सर अपने पैसा से। गांधी के साथ में अगर देखा जाए तो सरोजिनी नायडू भी वहां की यात्रा की हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, सॉरी बताए नहीं, स्क्रीनशॉट मारने नहीं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूना पैक्ट भी होता है। क्या होता है? 1931 की बात किया जाए तो पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है, और पूना पैक्ट में हम देखते हैं कि एक तरफ गांधी और वो दूसरी तरफ अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के बीच बातें होती हैं, और अंबेडकर के बीच बातें क्या होती हैं, 2 चीजें देखेंगे सर। क्या होती है कि कहते हैं कि आप सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी कि हमको क्या होनी चाहिए, कास्ट के आधार पे हमको सीटें मिलनी चाहिए, और गांधी चाहते हैं, अलग से पार्टी भी बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी कहते हैं कि हम इसमें सीट तो दे देंगे, लेकिन अलग से ना यहाँ पे करने का प्रयास करिए, पार्टी बनाने की प्रयास ना करिए, नहीं तो विखंडित हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं मानते हैं, लेकिन उसी तरफ एक लॉयर, एक तरफ लॉयर, दूसरी तरफ लॉयर देखते हैं कि गांधी भी लॉयर होता है, वकील होते हैं, वहीं अम्बेडकर भी वकील होते हैं, रहते हैं, और वहां पे देखते हैं दोनों के बीच तकरारे होती है, अंततः चला के निकालते हैं क्या वो गांधी, और गांधी क्या करते हैं कि सर अनशन पर बैठ जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, और अनशन पर जैसे बचते हैं स्वास्थ्य में खराबी आने लगती है, और एक तरफ अम्बेडकर सोच में पड़ जाते हैं कि जो गांधी के बात मानने वाले सभी लोग, अगर गांधी को कुछ हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी, देश के लिए, हित के लिए सोचते हैं, फिर मान जाते हैं अम्बेडकर, और पुनः पैक्ट होता है। एक चीज वहां पूछेगा कि उस टाइम गांधी जेल में ही थे, यरवदा जेल में रहते हैं, लेकिन समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच होती है। क्वेश्चन बनेगा आपके आईएएस लेवल का सर कि समझौता में हस्ताक्षर किसका किया गया था, फंस जाएंगे सर। तो यहाँ पे लिखिएगा गांधी का हस्ताक्षर नहीं होता है, होता है किसका, तो होता है, हस्ताक्षर की बात करें तो मदन मोहन मालवीय का नाम लिख लीजिएगा, मदन मोहन मालवीय जी का हस्ताक्षर होता है। और इस तरह से देखते हैं कि अहम भूमिका निभाने का कार्य क्या करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से गतिविधियों में भाग लेते हैं, और आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की नारा जब गूंज उठती है, तो वहां हम देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, गलती से 2 बार हम मिटा दे रहे हैं, लेकिन वीडियो क्लोज करके रोक कर आप आगे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं दोस्त। अब हम पहुंचते हैं 1942 में। 1942 में देखते हैं कि क्यूट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन की बातें होती है, और रात 8 अगस्त की कोई भुला ही नहीं सकता। ऑपरेशन 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 अगर 0 आवर चलता है, 0 आवर चलता है, गांधी को आगा खां पैलेस में गांधी को गिरफ्तार ही कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ? तो आगा खां
पैलेस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, सब नेताओं को नजरबंद कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि गांधी के नेतृत्व में जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर असहमत रहते हैं और इसमें शामिल होते नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आंदोलन में अंबेडकर असहमत थे, आंदोलन में समर्थन नहीं करते हैं? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, बोले तो भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब लिस्ट अंतरिम सरकार बनती है, अंतरिम सरकार बनती है कब? तो अंतरिम सरकार जब बनता है 1946 में, 1947 में। तो यहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट जारी किया जाता है पंडित नेहरू के द्वारा। लिस्ट अगर जारी किया जाता है पंडित नेहरू के द्वारा, प्रधानमंत्री के पद रहता है नेहरू का, लेकिन जब गांधी के पास लाते हैं लिस्ट, गांधी देखते हैं, देखिए मतभेद मत अपनी जगह है, टारगेट तो एक ही था मेरे दोस्त, देश की आजादी दिलाना। दोनों में मतभेद था, टारगेट एक ही था, बस विचारधाराएं अलग थी। गांधी के पास ये आता है लिस्ट, और लिस्ट में देखा जाता है कि लिस्ट में इस अंबेडकर की, जो हम जननी कहते हैं, कानून के जननी, कानून के जनक, जिसे लिस्ट में अंबेडकर का नाम नहीं रहता है। गांधी बहुत दुखी होते हैं और बताते हैं नेहरू से कि नहीं, इस लिस्ट में अगर वह अंबेडकर, जिसकी ख्याति बोलती है संविधान के रचने और करने वाला, और नहीं रहे तो फिर कैसे काम चले? तो फिर देखते हैं कि विधि मंत्री, देश के अगर प्रथम देखा जाए तो देश के प्रथम अगर विधि मंत्री बनते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर बनते हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं और तीस तरह से देखते हैं कि आप देखिए, देश आज़ादी होने के बाद अगर फिर दोबारा अगर सदस्यता अगर जीतते हैं तो भी इनको हराने का प्रयास किया जाता है, और राज्यसभा, लोकसभा से फिर चुनाव उठते हैं, जीतते हैं और फिर उठते हैं, हरा दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? राज्यसभा से मेंबर बनाकर इनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास से इंपॉर्टेंस रहती है। अंततः देखते हैं कि अगर इनकी मृत्यु की बात जैसी करती है सर, मृत्यु की बातें जैसे करती हैं, 6 दिसंबर की बात रहती है, 1956 की डेट रहता है। अपने आवास, बोले तो सर दिल्ली में, अपने आवास दिल्ली में क्या करते हैं? तो मधुमेह के बहुत परेशान थे, मधुमेह से बहुत परेशान होने के कारण इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। जबकि इनकी दूसरी पत्नी सविता अगर अंबेडकर की बात करें तो सविता अंबेडकर की बात करें तो ये 2003 में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन देखते हैं एक चीज कि इनके जीतो जी भारत रत्न नहीं दिया जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है, लेकिन 56 में मृत्यु के बाद यहाँ पे भी नहीं दिया जाता है, मरणोपरांत मिलता है। तो 1990 में देखते हैं कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो अब देखते हैं कि आज की क्लास आप सबको कैसा लगा होगा, कमेंट करके बताइएगा। जिसे गरीबों के मसीहा, भारत निर्माता, संविधान निर्माता, संविधान के जननी कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर की क्लासें कैसी लगी, सत सत नमन करते हैं। हमारे इस योद्धा के लिए हम सोचते हैं कि इस तरह से इनकी विचारधाराएं रहती हैं, इससे हमको सीख लेनी चाहिए। और कहते हैं लास्ट में कि कहा जाता है मेरे दोस्त कि जमी पर आकाश पैदा कर तो हर कदम पर विश्वास पैदा कर, जमी पर आकाश पैदा कर तो हर कदम पर विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता ए मेरे दोस्त, तो अपना एक इतिहास पैदा कर, तो अपना एक इतिहास पैदा कर। इससे हम दिखाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने मात्र अपनी जिंदगी की, अगर देखा जाए, अपने आप को इस रवैये के साथ, इस चाल और दिनचर्या में ढाल देते हैं कि मात्र वो 2 घंटे अपनी जिंदगी को देते थे सोने के लिए। वो जानते थे कि हमको इस समाज को ही बदलना है, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। 35 हज़ारे, जब मृत्यु के दौरान 35 हज़ारे इनके लाइब्रेरी में देखते हैं तो किताब मिलती है। आप सोच सकते हैं कि हम सब 10 किताबें, 15 किताब पढ़ने में सालों साल लग जाता है, लेकिन एक तरफ देखते हैं इनको, ये भी तो आदमी थे। तो उम्मीद करते हूँ मेरे दोस्त कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करने के प्रयास करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।